नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। साल अंत होने को है और अब हम करेंगे 2025 की तैयारी। और बिस्तक के मंच पे बाजार के बड़े जानकार आ रहे हैं और बता रहे हैं कि 2025 में बाजार कैसा प्रदर्शन कर सकता है, क्या बाजार में यहां से बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है और क्या आपको पैसा लगाना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। इन बातों को शो में शामिल करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़े हैं, ग्रुप चेयरमैन इंडी ट्रेड कैपिटल के। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं और सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नव नव वर्ष की। सर सबसे पहला तो सवाल यही है, सब जानना चाहते हैं 27 सितंबर के बाद से बाजार को क्या हो गया। 26,277 ये इस साल का हाई है। इस साल बहुत ही तगड़ी चाल मार्केट ने दिखाई। 2025 कैसा बीतेगा, आपका आउटलुक क्या है? देखिए, दो चीज मैं बताना चाहूंगा रजत जी। पहली बात तो है, मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था और हर रोज नया हाई रीच कर रहा था। तो एक लेवल के बाद बाजार ऐसे ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन, कंसोलिडेशन, ये पार फॉर द कोर्स है। और मैं ये मानता हूं कि होना भी चाहिए, ये बाजार के हेल्थ के लिए भी ठीक है। अब कहेंगे कि इसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण दो तीन है। एक तो इकोनॉमी में भी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है, एफआईआईज की तरफ से जबरदस्त बिकवाली देखने को मिला है। और ये दोनों जो जो फैक्टर्स है, ये इंडियन मार्केट में करेक्शन लाया है। और मैं ये मानता हूं कि ये करेक्शन एक अच्छा संकेत है, कंसोलिडेशन हो रहा है नीचे लेवल पे। और उसके बाद जब मार्केट में अपवर्ड ट्रैक्शन आएगा तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और उसका समय हम लोगों को लगता है अभी नहीं आया है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट चलता रहेगा। पर सर अगर वाईटीटी देखें इस बार तो 13% के रिटर्न निफ्टी ने जनरेट किया। निफ्टी बैंक ने लगभग 11.25% के रिटर्न इस साल अब तक वाईटीटी जनरेट किए। 2025 के लिए टारगेट क्या होगा, आप ये भविष्यवाणी कर दीजिए। मार्केट जब आपकी हमारी बात हो रही है तो 25,600 के 24,600 के जोन्स पे है। और 24,600 से लेकर कहां तक की चाल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी पे, क्या टारगेट रहेगा 2025 के लिए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि निफ्टी में टारगेट देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि निफ्टी में अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में बहुत कुछ नेगेटिव्स है, बहुत कोई प्रॉब्लम है, मार्केट क्रैश करेगा, ये सब हम लोगों को नहीं लगता है। पर रेंज बाउंड और वोलेटाइल मार्केट रहेगा 2025 में, ये हम मानते हैं जरूर। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें अगर आप स्पेसिफिक रेंज की बात करें तो हम लोगों को लगता है कि बाय एंड ऑफ द ईयर, बाय एंड ऑफ 2025, जो पिछला हाई है 26,777 वाला हाई, वो ब्रेक करेगा जरूर। और अगले साल नया हाई देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। 26,200, 26,277 वाला जो है। जी, तो वो ब्रेक करेगा और उसके ऊपर लेवल इस साल के एंड तक देखने को जरूर मिलेगा। मोमेंटम इंडियन मार्केट में है, स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फैक्टर्स हैं, वो जो मार्केट को नीचे बुला पुल कर रहे हैं आज के दिन में, वो फैक्टर शायद फर्स्ट हाफ 25 में खत्म हो जाएगा और मार्केट अपवर्ड मूवमेंट शुरू करेगा। नहीं, ये 26,277 वाला हाई बहुत पास है मार्केट के लिए, वो बात ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज टर्म्स में अगर आप बता पाए, थोड़ा क्वांटिफाई कर पाए कि किस तरीके की अर्निंग्स रहेंगी निफ्टी 50 कंपनियों की, और अर्निंग्स ग्रोथ के बलबूते क्या बाजार बेहतर लेवल्स हासिल कर सकता है इन 2025? रजत जी, मैं मानता हूं कि मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है, ये करेक्शन कुछ हद तक टाइम करेक्शन हम लोग कहते हैं, वो हो रहा है। मार्केट थोड़ा ज्यादा रन कर गया था इंडिया में। और जो कि कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, कॉरपोरेट जो रिजल्ट्स हैं, उससे थोड़ा आगे दौड़ गया था मार्केट। तो समय की जरूरत थी परफॉर्मेंस कैचअप करने के लिए उस लेवल तक। अब वो ही हो रहा। और अब इस माहौल में इंडिया में थोड़ा बहुत अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़े दिक्कत आ रहे हैं। तो ये सब नजर में रखते हुए हम लोगों को नहीं लगता है कि 2025 में अर्निंग्स में ऐसा कुछ बहुत बड़ा सुधार आएगा, जिससे कि अर्निंग्स सिर्फ मार्केट को ऊपर ले जाएगा। पर यहाँ पे मजे की बात यह है कि मार्केट फ्यूचर को देखता है। और अगर हम देखें कि मार्केट एक लेवल तक अर्निंग्स पहुंच गया है जो कि करंट वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है, तो मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करना शुरू करेगा और मार्केट ऊपर जाना चालू होगा। सो हम लोग का जो थीसिस है, हम लोग जो बता रहे हैं कि सेकेंड हाफ 2025 में मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा, इसका कारण यही होगा कि मार्केट तब तक डिस्काउंट करना चालू करेगा फ्यूचर के जो आने वाले दिनों में अच्छे अर्निंग्स आएंगे। सो अगर आप स्पेसिफिक क्वार्टर्स की बात करें तो हम लोग को लगता है कि Q3 Q4 अगला फाइनेंशियल ईयर का अच्छा रहेगा।
और वहां पे अर्निंग्स बढ़ना चालू हो। एवरेज अगर फुल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो बहुत ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ देखने को शायद नहीं मिलेगा। पर इस बार जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए उन्होंने भी थोड़ी टेंशन पैदा कर दी सर। मार्केट्स वैसे दिखाई नहीं दे रहे जो 2024 के मिड से दिखाई दे रहे थे, धड़ाधड़ भागते चले जा रहे थे। सितंबर पे आके ब्रेक लगी, अभी नवंबर एंड के बाद थोड़ा थोड़ा संभलने की कोशिश करा है हमने। लेकिन ये जो जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन, अर्निंग्स में क्वार्टर टू में स्लो डाउन, आरबीआई खुद बोल गया कि मैं तो जीडीपी इतना जो समझ के चल रहा था वो ठीक नहीं था, उसको डाउन साइड पे रिवाइज कर दिया आरबीआई गवर्नर ने। अब ऐसे माहौल में जहां पर अर्निंग्स स्लो डाउन देखने को मिल रही हो, मार्केट्स में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं? मार्केट किन के दम पर चलेगा सर? वो तीन ट्रिगर का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे। सरकार की तरफ से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। देखिए, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना बड़ा नहीं। फर्स्ट क्वार्टर में जैसे हम जानते हैं इलेक्शन और इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा था, पब्लिक स्पेंडिंग कम हो गया था। सेकंड क्वार्टर में मानसून वाला क्वार्टर था, तो यहाँ पे भी पब्लिक स्पेंडिंग ज्यादा नहीं होता है। हम लोग ये निश्चित है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में पब्लिक स्पेंडिंग बहुत अच्छा रहेगा, और ये पब्लिक स्पेंडिंग जरूर इकोनॉमी को हेल्प करेगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर का भी जो जो केपेक्स जो कुछ हद तक रुका हुआ है, प्राइवेट स्पेंडिंग भी कम हो रहा था, वहां पे भी सुधार आने की उम्मीद है। जैसे हम जानते हैं आरबीआई ने सीआरआर घटाया है, और ये बैंक्स के लिए बोरोइंग का एक्स्ट्रा किटी बैंक के पास होगा, तो लेंडिंग बढ़ेगा, और वो जरूर किसी ना किसी फॉर्म में मार्केट में एक्सपेंडिचर के जरिए आएगा, और वो इकोनॉमी को हेल्प करेगा। तीसरी बात यहाँ पे है कि यूएस में जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है 20 जनवरी के बाद, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इनके जो पॉलिसीज जो जिक्र किया जा रहा है, इसमें डिफरेंशियल टैरिफ की बहुत जबरदस्त एक रोल है, और ये रोल जरूर निभाएंगे वो लोग। और ये डिफरेंशियल टैरिफ अब तक जो संकेत है वो इंडिया को बेनिफिट करेगा। तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, पर्टिकुलरली आप एग्जांपल के तौर पे अगर ले तो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, केमिकल एक्सपोर्टर्स, और भी तरह तरह सेगमेंट के जो एक्सपोर्टर्स हैं, अच्छा खासा एक्सपोर्ट पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि डिफरेंशियल टैरिफ के जरिए इंडियन प्रोडक्ट्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा इंडियन यूएस मार्केट। चौथी बात मैं कहूंगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसका हम लोग अभी मार्केट में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को फायदा मिलेगा। नया जो यूएस में जो इकोनॉमी तगड़ा है, और उसके बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है जो कि यूएस फर्स्ट पॉलिसी में बिलीव करता है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर यूएस में होगा, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी में होगा। और इंडियन जो टेक्नोलॉजी कंपनी यूएस में अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है, उनको बहुत अच्छा कामकाज मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, और उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन्स बढ़ेगा, हर तरह से उनकी प्रोग्रेस होगी। तो मैं संक्षेप में आपको कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स, एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स, इन तीन सेक्टर्स में साफ दिख रहा है कि कामकाज अच्छा रहेगा और मोमेंटम बरकरार रहेगा। इसके साथ मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, एफएमसीजी। अब एफएमसीजी को लेके बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारे ओपिनियन हैं। अभी फिलहाल तो परफॉर्मेंस भी खराब है, Q2 में नतीजे ठीक नहीं आए हैं, Q3 का भी शायद ज्यादा भरोसा नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, 140 करोड़ की आबादी है, और ज्यादातर हमारे जो एफएमसीजी कंपनीज है दिग्गज कंपनीज है, वेल मैनेज कंपनीज है। तो आने वाले दिनों में एफएमसीजी कंपनीज का परफॉर्मेंस भी जरूर इंप्रूव होगा। और आज के दिन में एफएमसीजी कंपनी अपने पीक लेवल से 20, 30, 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इस माहौल में लंबी अवधि के लिए जो निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एफएमसीजी कंपनीज में भी ध्यान देना जरूरी होगा। पर ये पूरा इंडिया स्टोरी के ऊपर है, इसमें कोई एक्सपोर्ट या फॉरेन एंगल नहीं है। अच्छा, जब हम सेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक पॉकेट ऐसी है जिसने इस साल सबसे बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक, दैट इज रियल एस्टेट। ये अचानक से क्या हो गया? रियल एस्टेट सेक्टर में 40% वाईटीडी ऊपर है, निफ्टी रियल्टी। तो क्या ये सस्टेन करेगा 2025 में? रियल एस्टेट साइक्लिकल इंडस्ट्री है, अब पॉजिटिव साइकिल चल रहा है रियल एस्टेट में, और पोस्ट कोविड रियल एस्टेट बाइंग में भी एक मोमेंटम आया है, इसका साफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है। पर इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो ज्यादा बाइंग हो रहा है लग्जरी सेगमेंट में और हाई एंड सेगमेंट्स में, और कमर्शियल रियल एस्टेट, लो एंड में अभी तक इतना अट्रैक्शन नहीं आया है। हम लोग मानते हैं कि आने वाले दिनों में आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की जाएगी, क्योंकि ग्लोबली ये ट्रेंड है। और जब ब्याज दरों में कटौती चालू होगा, तब हम लोगों को लगता है कि
मीडियम और लो इनकम सेगमेंट में भी हाउसिंग में बहुत अच्छा ट्रैक्शन आएगा। तो ओवरऑल हाउसिंग में हमारा व्यू भी पॉजिटिव है। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसा जबरदस्त ट्रैक्शन 2024 में देखने को मिला है या 23 में भी देखने को मिला था, शायद 25 इतना जबरदस्त ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, पर बाय एंड लार्ज रियल एस्टेट के लिए भी ठीक ठाक रहेगा 25, ये हम मानते हैं। आपने ब्याज दरों का टॉपिक छेड़ ही दिया है सर। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने कटौती कर दी। अ, अब पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने नहीं ब्याज दरें घटानी शुरू करी थी, बस सीआरआर में जाते जाते एक बार 50 बेसिस पॉइंट्स का कट कर दिया। लेकिन रेपो रेट, जो नए आरबीआई गवर्नर आए हैं अब, क्या आपको लगता है कि रेपो रेट में वो कटौती करेंगे अब आरबीआई की अगली पॉलिसी में? और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पे आपका व्यू क्या है? वो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आरबीआई के लिए एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग का मामला है ये। आपने ठीक फरमाया, ग्लोबली पर्टिकुलरली यूएस में ब्याज दरें कम हो रहा है, और इस माहौल में इंडिया में ब्याज दर ही कम करना रूपी के लिए एक डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर साबित हो रहा है। पर समस्या ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन जबरदस्त है, और वो जो आरबीआई का टॉलरेंस लेवल है उसके बहुत ऊपर है। उम्मीद ये था कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा और आरबीआई विल बी एबल टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, बट वो हुआ नहीं। इन्फ्लेशन हालांकि बढ़ गया है, और इसमें फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब देखना होगा कि जो नए क्रॉप की जो अराइवल्स होंगे, उस अराइवल के बाद फूड प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो आरबीआई गवर्नर के लिए पॉसिबल होगा रेट कट कंसीडर करना। हम लोग ये मानते हैं कि अगर सब ठीक ठाक चलता है तो फरवरी में शायद पहला रेट कट देखने को मिलेगा, पर सब कुछ डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन का स्थिति क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन आरबीआई को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स है इन्फ्लेशन अगर हाई रहता है, और उस माहौल में ब्याज दरें कम करना आरबीआई के लिए बहुत मुश्किल काम है। पर इसका असर बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, यहां पर कुछ आपको पसंद आ रहा है? कौन सी पॉकेट? बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसमें क्या चढ़ेगा? प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स या फिर पीएसयूज या फिर एनबीएफसीज, कहां पर बेट लगानी चाहिए? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा रजत जी कि ब्याज दरें जब कम होते हैं बीएफएसआई को बहुत फायदा मिलता है। तो आपका मानना बिल्कुल ठीक है कि ब्याज दरें अगर इकोनॉमी में कम हो रहा है तो बीएफएसआई को फायदा मिलेगा, बैंक्स एनबीएफसी जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और इसमें जो एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज्यादा फायदा जल्दी मिलता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना मैं मजबूर हो रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक को ज्यादा फायदा मिलेगा और जल्द फायदा मिलेगा। सिमिलरली एफिशिएंट एनबीएफसी को ज्यादा फायदा मिलेगा, जल्दी फायदा मिलेगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पर ओवरऑल बीएफएसआई की अगर बात करें तो हमारा पसंदीदा सेक्टर बीएफएसआई में जो सेगमेंट है वो है इंश्योरेंस। बहुत सारे चेंजेस की बात की जा रही है इंश्योरेंस सेगमेंट में, पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, ओवरऑल इंश्योरेंस सेगमेंट में। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मेजर्स हैं जो आईआरडीए जिक्र कर रहा है। सरकार की तरफ से भी उस पर कुछ हद तक वर्बल सपोर्ट मिल रहा है। और ये सारे रिफॉर्म्स अगर हो जाए तो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री विल बी एट ए डिफरेंट प्लेस। तो ये नजर में रखते हुए मैं इंश्योरेंस में ध्यान देने के लिए जरूर निवेशक को कहूंगा। ये ऑफ कोर्स ध्यान में रखना होगा कि इंश्योरेंस इज लॉन्ग टर्म प्ले। ऐसा नहीं है कि आज आप खरीदेंगे कल आप बहुत बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज जो है, गोल्ड लोन कंपनीज कहा जा सकता है, वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ओवरऑल जो इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का स्थिति है, वहां पे गोल्ड के प्राइसेस बहुत कम होने की संभावना नहीं है। गोल्ड प्राइसेस स्ट्रांग रहेंगे, और गोल्ड प्राइसेस जब स्ट्रांग रहता है गोल्ड फाइनेंस कंपनी को फायदा होता है। तो बाय एंड लार्ज ये भी एक थीसिस है, और यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता अच्छा, फिर ऐसा थीसिस तो एक और ये भी है, ये बाजार उसी ट्रिगर को पकड़ के चल रहा है कि एनएससी का आईपीओ आएगा, और उसके चलते जो स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, ये कंपनियां एकदम से धड़ाधड़ चली जा रही हैं। बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, एमसीएक्स, ऐसे वाली जो कंपनियां। आपकी अप्रोच क्या है इन स्टॉक्स को लेकर? क्या ये रिचली वैल्यूड हो गई हैं अब इन स्तरों पर? थोड़ा वेट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को दोबारा से री एंट्री करने के लिए, या फिर यहां से और गेंस देखने को मिल सकता है। देखिए, रिचली वैल्यूड तो है ही, और मैं ये भी कहूंगा कि मार्केट इंस्टीट्यूशंस जो है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, वहां पे एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव फैक्टर है जिसके चलते यहाँ पे अच्छा खासा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनएससी का आईपीओ अगर आता है उसका बहुत बड़ा फायदा बाकी जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है उसको भी मिलेगा।
यहाँ पे मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, अभी भी मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, जैसे बीएसई की जिक्र किया जा रहा है, सीडीएसएल का जिक्र किया जा रहा है, जरूर यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। इसमें सीडीएसएल के बारे में मैं एक खास चीज कहूंगा कि सीडीएसएल के इनकम अगर आप एनालाइज करें, बहुत सारे मार्केट इंटरमीडिएट ऐसे हैं, जैसे ब्रोकिंग कंपनीज है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये इनके इनकम कुछ हद तक मार्केट मूवमेंट, मार्केट लेवल्स, मार्केट का मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट बहुत खराब हो जाता है तो ब्रोकिंग कंपनीज के अर्निंग्स खराब हो जाते हैं। पर अगर सीडीएसएल पे ध्यान दें, इनका बहुत बड़ा सेगमेंट, पार्ट ऑफ इनकम, जो कि मार्केट मूवमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, मार्केट जो आज बन गया है उसके साथ रिलेटेड है। अगर आपका एक फोलियो है, वो फोलियो पे एनुअल चार्जेस है, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो रेगुलर फी देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ इनकम है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट मूवमेंट्स है। तो सीडीएसएल जो कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म निवेशक है, उनके लिए सीडीएसएल बहुत अच्छा निवेश है, इस लेवल पे भी ये मैं मानता राइट। आप सब यही जानना चाहते हैं सर कि आपकी टॉप बेट्स 2025 के लिए क्या हैं। अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो सुदीप सर कौन से स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं जहां पर बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स मिल सकते हैं नए साल। लेकिन मेरा व्यू थोड़ा हटके है। मेरा दो तीन शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला शेयर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत ही पिटा हुआ स्टॉक है। अगर आप देखेंगे प्री बोनस, पोस्ट बोनस, मतलब जो प्राइस चेंज हो गया है, जो इतना नीचे आ गया है प्राइस, बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। और जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी है जो जरूर आने वाले दिनों में होगा। एक तो टेलीकॉम बिजनेस का सेपरेट आईपीओ जैसा कुछ मूव जरूर आएगा। रिटेल बिजनेस का भी कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की प्रचेष्टा जरूर होगी। और ओवरऑल जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है, वहां पे भी ये माना जाता है कामकाज अच्छा हो रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस होके उभर के सामने आ रहा है। ट्रेडिशनल O2C बिजनेस, ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, वहां पे कुछ दिक्कतें थी ग्लोबल मार्केट्स मूवमेंट के जरिए, पर वहां पे भी हम लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल करंट लेवल पे वैल्यूएशन के लिहाज पे जरूर मैं रिकमेंड करूंगा रिलायंस एक साल के लिए। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा, उसका मैं क्षेत्र का जिक्र पहले ही कर चुका हूं, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, पर्टिकुलरली एक रिफॉर्म लेके सारे इंश्योरेंस कंपनीज घबराए हुए हैं। वो है कि बैंक एश्योरेंस में कुछ पाबंदियां लगाई जाएगी, ऐसा सुनने को आ रहा है। और इसका बहुत शंका सारे इंश्योरेंस कंपनीज को है। पर एक इंश्योरेंस कंपनी का इसमें कोई शंका नहीं है, वो है एलआईसी। क्योंकि एलआईसी का बैंक इंश्योरेंस में बहुत बहुत मिनिस्क्यूल हिस्सा बैंक इंश्योरेंस के थ्रू इनका आता है। तो एलआईसी बहुत ही अच्छी तरह से पोजीशन है। अब दूसरा चीज देखिए, कहा जा रहा है कि सारे इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जनरल इंश्योरेंस बेचने की सुविधा होगी, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने की सुविधा होगी। इसका भी बहुत बड़ा फायदा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन को मिलेगा। इतना अच्छा, इतना जबरदस्त नेटवर्क है, उसके जरिए लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ अगर हेल्थ और तरह तरह के जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेचने की परमिशन मिल जाए, तो बहुत बड़ा बिजनेस बहुत जल्द खड़ा हो सकता है लाइफ एलआईसी के अंदर। तो मैं मानता हूं कि लंबी अवधि के लिए जो निवेशक हैं, उनके लिए एलआईसी में खरीदारी करके निवेश करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है भविष्य के, फ्यूचर के लिए। तीसरा शेयर मैं जिसका जिक्र करूंगा, वो एक्सपोर्ट और रिलेटेड सेक्टर में से है। अगर आप देखेंगे वेल्सपान, जो कि बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस में है, टावल्स, टेरी टावल्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हैं जो कि ग्लोबली अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो हम वेल्सपन मानते हैं, लिविंग बोल रहे हो, वेल्सपन लिविंग, लिविंग। पर लिविंग की जिक्र कर रहा हूँ, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जिनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हिस्सा यूएस में जाता है, मैं मानता हूं कि यहाँ पे खरीदारी जरूर की जा सकती है, थोड़ा लंबी अवधि के लिए। सर नया साल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए कैसा गुजरेगा, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे सब व्यूअर्स जानना चाहते हैं, बहुत समय से होल्ड कर रहे हैं और कभी खुशी कभी गम इसी में ही बिता दिया पूरा 2024 का साल। ये 2025 में क्या कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स आ सकती है। और इनफैक्ट ये बहुत बड़े वैल्यू अनलॉकिंग के कैंडिडेट्स अदानी एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियां हैं, ये भी तो है वैल्यू अनलॉकिंग कैंडिडेट्स। अगर रिलायंस वैल्यू अनलॉक कर सकता है तो अदानी एंटरप्राइजेस भी कर सकता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा स्टॉक से। 2025 में क्या रिटर्न देंगे। देखिए, कभी खुशी कभी गम तो जिंदगी का जिंदगी का प्रिंसिपल है। तो ये निवेशक को ये सहना पड़ेगा अदानी ग्रुप में। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे न्यूज
हमेशा अदानी ग्रुप को लेके रहता है, और इसका असर स्टॉक प्राइस पे आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता रहता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अदानी ग्रुप में निवेश करना है तो थोड़ा आप थोड़ा मतलब सीना तान के आप रहिए, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा आपको रिस्क लेना मजबूत पड़ेगा। रहना पड़ेगा। हाँ, मजबूत रहना पड़ेगा, आप घबराने से नहीं चलेगा। फंडामेंटली बहुत सारे कंपनीज अदानी ग्रुप में है जो बहुत ही अच्छे कंपनीज हैं। आई लाइक अदानी पोर्ट, ये एक बेहतरीन कंपनी है, और अगर कभी भी कुछ ऐसा कोई न्यूज फ्लो आता है जिससे इसका प्राइस गिरता है, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप खरीद लीजिए। देखिए, अदानी ग्रुप, अदानी कुछ भी न्यूज फ्लो हो, पोर्ट एक सॉलिड कंपनी है, एसेट्स ऑन ग्राउंड है, बहुत अच्छा बिजनेस है। इंडिया का इकोनॉमी अगर बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर बढ़ेगा, तो अदानी पोर्ट का कामकाज बढ़ेगा। और इन्होंने स्ट्रेटेजिकली ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों साइड में अपने पोर्ट्स लगाए हैं, ग्लोबली भी स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पे पोजीशन लिए हैं, तो बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है किसी भी हालत, लॉन्ग टर्म के लिए। एक दूसरा कंपनी स्ट्रेटेजिकली मैं मानता हूं कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, अदानी विल्मर। देखिए, अदानी ग्रुप एट सम स्टेज विल एग्जिट दिस कंपनी, और इसका जिक्र किया भी जा रहा है। और ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो वेल एस्टेब्लिश मार्केट में है, अच्छा खासा ट्रैक्शन है, तो ये कोई ना कोई बड़ा संस्था, कोई मल्टीनेशनल या कोई खरीदेगा जरूर, ये मेरा थ्योरी है। और ये जब होगा तो अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग होगा शेयर होल्डर्स के लिए। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और ये रूमर्स ये वो उससे हटके आप अदानी विल्मर में निवेश करिए, अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी 2025 में मिलेगा, ये हम लोग मानते हैं। पर और वैसे हमारे ग्रुप के और शेयर्स की बात करें तो वहां पे अंबुजा और एसीसी तो सदाबहार कंपनीज है ही। सीमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है, हमारा पसंदीदा शेयर अल्ट्राटेक है, पर अंबुजा एसीसी भी अच्छे कंपनीज है, अच्छा परफॉर्मेंस है, वो अदानी से पहले भी अच्छे थे, अदानी के बाद भी अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वैसे न्यूज फ्लो डोमिनेटेड रहेंगे ये स्टॉक्स, ये तो साफ तौर पे पता लगेगा, 2025 में भी खबरें आती जाती रहेंगी। जी जी। अच्छा, ये जो बाजार के लिए एक और बड़ा ट्रिगर है, दैट इज बजट। सर, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं आप इस बार बजट की? और क्या ये सरकारी कंपनियां अभी फोकस में रखना चाहिए? बहुत बीटन डाउन है, हमने डिफेंस रेलवे स्टॉक्स को करेक्ट होते देखा, लेकिन अब इन स्तरों पर नहीं हो रहा, ना डिफेंस टूट रहा, ना रेलवे, ना ये जो रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी सरकारी कंपनियां हैं, वहां वहां सब में लोअर एंड से खरीदारी दिखती है। तो ये बजट रिलेटेड खरीदारी हो रही है क्या? जी बिल्कुल, बजट रिलेटेड कुछ खरीदारी चालू हो गया है, और मैं मानता हूं कि ये बजट शायद ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, करना भी चाहिए। देखिए, नए सरकार का पहला फुल बजट होगा, और अभी अगर स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे ग्रोथ के लिए तो कब लिए जाएंगे? तो जरूर एक इकोनॉमी और कंट्री फोकस्ड, ग्रोथ फोकस्ड बजट होगा, ये उम्मीद करेंगे। हाँ, जरूर सरकारी जो कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली जो कोर सेक्टर्स में है, जैसे आपने जिक्र किया रेलवे, डिफेंस, पावर, ये सारे सेक्टर्स में जरूर सरकार का फोकस रहेगा, और यहाँ पे कामकाज अच्छा होगा। मैं एक सेक्टर का जिक्र आपको करना चाहूंगा जहां पे रिफॉर्म्स हुए हैं, पर ठोस रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुए हैं, और वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, वो है फर्टिलाइजर। कुछ पीस मील में रिफॉर्म्स हुए हैं, पर एक जबरदस्त रिफॉर्म जिससे कि सेक्टर का मतलब पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, सेक्टर में एक मोमेंटम ग्रोथ का आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, वो अभी तक हुआ नहीं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है होगा नहीं होगा, कि कहीं ना कहीं सरकार का नजर इस पे जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी दिग्गज फर्टिलाइजर कंपनी बनने की कोशिश करेंगे। जैसे आज इंडियन डिफेंस कंपनीज अच्छे हो गए हैं, इंडियन रेलवेज वाले रिलेटेड कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे फर्टिलाइजर कंपनीज में भी एक मोमेंटम, और वहां पे भी बहुत सारे सरकारी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, वो मोमेंटम आना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगा कि बजट में इस पे भी ध्यान दिया जाए। प्राइमरी मार्केट में एक्टिविटी बहुत सॉलिड देखने को मिल रही है, और भर भर के आईपीओज आ रहे हैं। अब कुछ कुछ तो ओएफएस है जहां पर मौजूदा निवेशक अपना हिस्सा बेच रहे हैं, और वो शेयर बाजार में अब नए इन्वेस्टर्स जो हैं, उन कंपनियों के शेयर्स खरीद रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्वरूप पे जब आपकी हमारी बात हो रही है, तो 4 आईपीओज खुले हुए हैं। एडवेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, जिसमें रेखा झुनझुनवाला जी का भी हिस्सा है। फिर है विशाल मेगामार्ट, साई लाइफ साइंसेज, वन मोबिक्विक सिस्टम्स। इन पे आपको लग रहा है कि इन आईपीओ के लॉन्ग टर्म कंपनियों के प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो किस आईपीओ में आपको लग रहा है कि अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है? जी, मैं ये कहूंगा कि पिछला जो बुल रन था, जो कि सितंबर एंड तक चला इंडियन मार्केट में, इसमें एक खामी था। वो खामी ये था कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स, और वहां पे ही सारा पैसा जा रहा था, जिसके कारण वैल्यूएशन एक लेवल पे रीच कर गया था, जो कि कुछ हद तक अनसस्टेनेबल लग रहा था, और वही हुआ, करेक्शन चालू हो गया। अगर हमारे पास और भी बहुत सारे लिस्टेड
स्टॉक्स रहते तो जो पैसा आ रहा था मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट होता। तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि मार्केट का डेप्थ बढ़ना चाहिए, इंडियन मार्केट का डेप्थ बढ़ना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है नए कंपनीज लिस्टिंग करना, अच्छे नए कंपनीज का लिस्टिंग। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। हाँ, वैल्यूएशन ठीक होना चाहिए, सही कंपनी होना चाहिए, ये सब तो बिल्कुल सही बात है। पर अच्छे नए कंपनीज का लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है इंडियन मार्केट का फ्यूचर के लिए, इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर के लिए, और इंडियन मार्केट के सही सलामती के लिए। तो इस माहौल में जो लिस्टिंग हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, और मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। स्पेसिफिक जो कंपनीज अभी आईपीओ के जरिए बाजार से पैसा उठा रहे हैं, उनमें से विशाल मेगा मार्ट में मैं पॉजिटिव हूँ। देखिए, हमने बहुत सारे रिटेल स्टोरीज देखे हैं, डी मार्ट हो, ट्रेंट हो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कंपनी का फोकस अलग है। इनका फोकस 3 स्टेट में है, यूपी, कर्नाटक और असम। ये तीनों स्टेट में काम करते हैं और इंटीरियर्स में काम करते हैं। टियर 3, टियर 4, टियर 5 ऐसे शहरों में ज्यादा इनका कामकाज है। और ये इनका जो अभी आज के दिन में देखिए, सारे जो डी मार्ट है, इनका इफेक्ट हो रहा है क्यू कॉमर्स, क्विक कॉमर्स से इनका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स भी आए हैं कैसे एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि विशाल मेगा मार्ट जिन क्षेत्र में काम करते हैं, वहां पे क्विक कॉमर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आना अभी बहुत दूर है, क्योंकि छोटे शहरों में इतना बड़ा क्विक कॉमर्स का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, वायबल नहीं है आज के दिन में जो स्ट्रक्चर क्विक कॉमर्स का है। तो इसके चलते मैं मानता हूं कि वेल मैनेज कंपनी है, पी रन है, प्रोफेशनली रन है। तो विशाल मेगा मार्ट में और वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक ठाक ही लगा मुझे। तो यहाँ पे जरूर खरीदारी अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, वन मोबीक्विक की बात मैं कहूंगा, ये भी एक अच्छा कंपनी है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि प्रोमोटर स्टेक, जैसे न्यू जनरेशन कंपनी में प्रोमोटर स्टेक 4-5% रह जाता है, यहाँ पे पोस्ट आईपीओ ऑल्सो प्रोमोटर स्टेक 25% के आसपास रहेगा, जो कि एक पॉजिटिव है। प्रोमोटर का स्किन इन द गेम जो कहते हैं वो रहेगा। और वैल्यूएशन वगैरह भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। तो अगर आप न्यू एज कंपनीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मोबीक्विक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साई के बारे में मैं ये कहूंगा, वैसे सेगमेंट तो अच्छा है, सीएसएम, सीडीएमओ वगैरह, जहाँ पे बहुत आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव व्यूज है। यूएस बायोस्फीयर एक्ट थोड़ा डिले हो गया है, पर जरूर आएगा, ये मैं भी मानता हूँ। पर इनका वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन में इन्होंने ऑफर किया है, थोड़ा रिच है। तो थोड़ा संभाल के यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ये मैं मानता राइट। सर, अब जाते जाते रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी घबराहट हो रही है मौजूदा स्तरों पे मार्केट में। हमने देखा ही है पिछले सितंबर से लेकर नवंबर तक में जिस तरीके की मार्केट में एकदम से एफआई सेलिंग आई थी, हड़कंप मच गया था। जियो पॉलिटिकल टेंशन भी उसमें बहुत एस्केलेट हो गई थी। थोड़ा अब मार्केट थोड़ी काम डाउन हो रही है। तो क्या एडवाइस होगी उन इन्वेस्टर्स को जो अभी पहली पहली बार आए हैं स्टॉक मार्केट पे? वो कैसे अप्रोच करें स्टॉक मार्केट को इन 2025? हूँ। देखिए, 2025 में मेरा एडवाइस तो यही होगा कि आप स्टॉक बहुत केयरफुली सिलेक्ट करिए। 2024 में, 23 में आपने शायद कुछ भी स्टॉक लिया वो अप्रिशिएट कर गया, पर वो माहौल 2025 में शायद नहीं रहेगा। तो स्टॉक केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा सजेशन मेरा होगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कंपनी में आप खरीदारी कीजिए और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहिए। मैंने कुछ शेयर्स के जिक्र किए हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको अच्छे शेयर में निवेश करने का सलाह देंगे, वो सलाह लेके आप निवेश करिए। र्यूमर पे मत जाइए और पैनिक मत करिए। इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ग्लोबल इवेंट्स है, इकोनॉमी में कभी दबाव आता है, कभी अच्छा चलता है। तो वोलाटिलिटी मार्केट का एक 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 हैबिट है, और वो रहेगा। उस पर घबराने की कोई बात नहीं है। आप मार्केट में समय दीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। नहीं नहीं, सुदीप सर, आज ना अब तो जनरेशन जो अभी आई है ना स्टॉक मार्केट पे, उनको तो वोलेटिलिटी बहुत अच्छी लग रही है। वो तो बिटकॉइन की तरफ ज्यादा निकल के बिटकॉइन 1 लाख डॉलर के पार पहुंच गया। और नई जनरेशन क्या, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी लगा रखे हैं क्रिप्टो में तो पैसे। तो अभी ये वोलेटिलिटी बहुत अच्छी लगती है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, न्यू जनरेशन वाले जो अभी ट्रेडर्स आए हैं मार्केट में। ये सर, वोलेटाइल मार्केट क्या अब ऐसे ही रहने वाला है कि हम ये सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग को बहुत होता देखेंगे? ये वाला वो मार्केट है ही नहीं जो हमने आज से 10 साल पहले देखा था। डायनामिक्स बहुत ज्यादा बदल चुके हैं मार्केट के। तो आपको लगता है यही फ्लरिश होगा? सेबी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये थोड़ा कंट्रोल से बाहर जाती चली जा रही हैं चीजें। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट। अजय जी, देखिए, इंडियन मार्केट में जिन निवेशकों ने बहुत पैसा बनाया, नाम कमाया, वो सारे लॉन्ग टर्म निवेशक थे।
आप राकेश जी की बात करें, अभी विजय जी की बात करें, मधु जी की बात करें, जो भी मतलब आप कोई भी नाम ले लें, शंकर शर्मा की बात करें, किसी की भी आप बात करें, सारे लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। हाँ, मार्केट में वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी का फायदा उठा के आप थोड़ा बहुत पैसा जरूर बना सकते हैं, उसमें मजा भी आता है, एड्रेनलिन रश होता है। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को। अगर आप लॉस कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिटेड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेड करते हैं, कोई बुराई नहीं। स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। करिए ट्रेडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिक एडवाइस नहीं देना चाहूंगा, पर स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, ये मैं जरूर करूंगा। और मैं तो ये जरूर वापस दोहराऊंगा कि अच्छा पैसा, लॉन्ग टर्म पैसा जो बनता है वो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें तभी बनता है। अच्छा सुदीप सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब ये जानना चाहते हैं, जैसे आपकी मेरी बात होती है ना जब भी फोन पे, तो आप कभी कहते हो मैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की इस वाली कंट्री में हूँ अभी, वापस आऊंगा तो बात करेंगे। उसके बाद फिर कभी आप बोलते हो दुबई में हूँ अभी। अब नए साल में आप कौन सी कंट्री का रुख कर रहे हो? नहीं जी, देखिए अभी तो फिलहाल मेरे ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर यूएस मार्केट बहुत जबरदस्त चल रहा है और दुनिया का सबसे बेहतर रिटर्न यूएस मार्केट दे रहा है। और इसका एक नेगेटिव असर भी इंडियन मार्केट पे हो रहा है कि एफआईआईज इंडियन मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और यूएस में अब होम कंट्री में वापस निवेश कर रहे हैं। तो ये आज के दिन में सबसे एक्साइटिंग मार्केट यूएस है, निश्चित रूप से। और जो टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशन, जो सारे नए काम यूएस मार्केट में हो रहा है, वो शायद कहीं नहीं। इंडियन मार्केट भी ठीक ठाक है, अगर आप देखेंगे लार्ज इकोनॉमी उनमें से शायद इंडियन इकोनॉमी में भी बाय एंड लार्ज काम काज अच्छा चल रहा है। पर यूएस मार्केट जबरदस्त मार्केट है और हम लोगों को लगता है कि ये मोमेंटम कुछ देर तक बरकरार रहेगा। इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है यूएस में, और ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी ठीक है। नहीं, मेरा सवाल आपने बिल्कुल, आपने ट्रेजेक्टरी बदल दी। मैं तो क्या था, नए साल में कौन सी कंट्री में जा रहे हो घूमने के लिए? ये अभी तो ऐसे कोई फिलहाल कोई इमीडिएट कोई प्लान नहीं है। अभी तो इंडिया में ही रहेंगे और यूएस मार्केट को भी ट्रैक करते रहेंगे। राइट सुदीप जी, बहुत शुक्रिया। और बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू। थैंक यू सर।